हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन किसी कर्व के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, तो हम एक छोटी सी कर्व की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद सीधे हम चलेंगे कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि हमें इंटीग्रेशन के लिए मेन फॉर्मूले के रूप में काम आएगा। उसके बाद कॉसी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ेंगे। कॉसी इंटीग्रल थ्योरम बहुत ही छोटी थ्योरम और सीधा रिजल्ट देने वाली है, वो जीरो रिजल्ट देती है किसी भी इंटीग्रेशन का। बस एक कंडीशन उसमें होल्ड हो जाए, उसको भी हम देखेंगे। फिर कॉशी-गुरशार्ट थ्योरम, और फिर इसके बाद कुछ थ्योरम्स ही हैं बाय नेमिंग थ्योरम, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफाइन होती हैं, इसलिए इनको हम देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ये हमारे कर्व की डेफिनेशन है कि कर्व क्या होता है। एक कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी से सी पर इस प्रकार हो कि गामा टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी इस फॉर्म में हो, जहां टी कहां बिलोंग कर रहा है, इसमें को सम्मिश्र तल में क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन। ठीक है, यदि गामा का ए पर वैल्यू और गामा की बी पर वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएं, तो हम क्या कह देंगे, ये क्लोज्ड कर्व हमारा है। अब इसको स्मूथ कर्व की डेफिनेशन होती है कि वक्र गामा टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी को स्मूथ कर्व कहेंगे यदि एक्स टी तथा वाई टी के डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हों। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एट नॉन जीरो इन कॉम्प्लेक्स नंबर सी, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्मूथ कर्व। अब हम आते हैं हमारे जो इंटीग्रेशन है उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है उस पर। अब ये है हमारा इंटीग्रेशन के लिए कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए, माना एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जो कि डोमेन डी पर परिभाषित है तथा सी जो है वो डी में ही एक क्या है, क्लोज्ड कर्व है, संवृत वक्र है, तथा जेड जीरो सी में कोई ऐसा बिंदु है जहां फलन विश्लेषिक नहीं है। ठीक है, तब देखिए एफ जेड जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू सी, मतलब जो कर्व है सी, यहाँ कर्व का वो है, कर्व का इंडिकेशन है सी, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। अगर जेड जीरो सी के अंदर या ऊपर ऐसा विद्यमान है जहां पर क्या एफ जेड हमारा विश्लेषिक नहीं है, तब इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। और यदि मान लीजिए कि वो जेड माइनस जेड जीरो हम निकाल पा रहे हैं, उसकी घात एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे n+1 मान लीजिए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ जो f है इसका n टाइम्स डेरिवेटिव लिखते हैं। ये जनरल फॉर्म है हमारी किसकी, कॉस इंटीग्रल फॉर्मूले की। तो देखिए, ये तो हमारा हो गया डी, और डी के अंदर ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, क्योंकि संवृत क्लोज्ड कर्व दे रखा है तो क्लोज्ड कर्व सी। अब सी के अंदर कोई जेड जीरो ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे फंक्शन क्या एनालिटिक नहीं है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा कोई भी, तो उसके लिए हम क्या कौन सा यूज करेंगे, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम यूज करेंगे, जो हमारी क्या बता देगी, इंटीग्रेशन को जीरो बता देगी, हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसका यूज देखते हैं। अब हम इसे सीधा क्वेश्चन से ही देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू कोस ई की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद जेड, और कर्व दे रखा है मोड जेड इज इक्वल टू 1। अब मोड जेड इज इक्वल टू 1 है, तो इसका कैसे बनेगा, जेड की जीरो से दूरी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, जेड की जीरो से दूरी 1 के बराबर है, तो किस तरह बनेगा, जेड की जीरो से दूरी 1 के बराबर, मतलब यहाँ ऐसे बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 0 माइनस 1 0, तो यहाँ होता है 0, तो जेड जो भी है कहीं भी है उसकी जीरो से दूरी 1 है। अब इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि जेड बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या नहीं बनेगा, एनालिटिक नहीं होगा। किस पर, जेड बराबर 0 पर। अब जब जेड बराबर 0 पर ये इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब एनालिटिक नहीं है, और जेड बराबर 0 किसके अंदर है, इस वक्र के अंदर आ रहा है ना, आ रहा है, तो हम कॉसी इंटीग्रल जो फॉर्मूला है उसको यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, बाय कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारा, कर्व मोड जेड इज इक्वल टू 1 तथा पॉइंट जेड बराबर 0 मोड जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर है, जहां एफ जेड जेड बराबर 0 पर एनालिटिक नहीं है। तो जेड जीरो हमारा क्या निकल के आ गया, जेड जीरो बराबर 0। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ जेड जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड सी। अब यहां देखिए, और जो जेड की पावर है वो केवल क्या है, 1 है, तो हमारा जो
पहला फॉर्मूला था ना 1 वाला, वही हम यूज करेंगे। जो जनरल फॉर्मूला है उसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा फॉर्मूला था वो ये था, ठीक है। अब z माइनस Z0 क्यों लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है, तो Z0 हमारा क्या था 0, तो इसलिए वहाँ केवल 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये इस तरह। अब हम क्या करेंगे, 2 पाई आयोटा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आयोटा एफ Z0 की जगह 0 आएगा हमारा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी। एफ जेड जो है हमारा क्या है, कोज ई की पावर जेड, जेड प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद जेड। तो देखिए कोज ई की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 2। अब जेड प्लस 2 है, इसको हम अपॉन में जेड माइनस Z0 लिख रहे हैं, और Z0 हमारा क्या है 0, तो ये जेड मल्टीप्लाई यहीं तो होगा, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं तो ये क्या होगा, कोज ई की पावर जेड, जेड प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद जेड और डी जेड, ठीक है। अब यहां से जेड माइनस Z0 क्या है हमारा जेड। अब देखो 2 पाई आयोटा F0, ठीक है। अब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें उल्टा चलता है, ऐसा नहीं है कि इससे हमारा आंसर आएगा, नहीं, जो यहाँ है बस वो उसी से आंसर आएगा हमारा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा ही गया है, जब इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है तो हम इससे आंसर लाएंगे। जो 1/2 पाई आयोटा था उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो F0 हम ले रहे हैं, ये FZ कौन सा आएगा, केवल ये वाला, ठीक है, क्योंकि जो ये वाला जेड आएगा FZ, तो FZ इज इक्वल टू कोज जेड ई की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 2, ठीक है। जो यहाँ FZ आएगा वो जो जिस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है उस वाली टर्म को हटा के जितना भी है वो पूरा आ जाएगा, कोज ई की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 2। तो F0 क्या आएगा, कोज ई की पावर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 2, F0 क्या आ गया, कोज 1/2, तो 2 पाई आयोटा F0 बराबर कोज 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कोज 1 और पाई आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे तब अच्छी तरह हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 3। तो ये देखिए जेड बराबर 1 पर क्या है, एनालिटिक नहीं है, क्योंकि 1 रखते ही ये नीचे 0 रखते ही कंप्लीट इन्फिनिटी। तो जेड बराबर 1 पर क्या है, ये एनालिटिक नहीं है। और जेड बराबर 1, और 1 किस में बिलोंग कर रहा है, जेड की 0 से दूरी क्या है 2 है। तो इसका वक्र कैसा बनेगा, इसका वक्र ऐसा बनेगा, जेड की जो 0 है उससे दूरी 2 के बराबर है, मतलब यहां 1 और यहां 2, और यहां -1, यहां -2 और 0। तो इसलिए ये वक्र यहां बनेगा। और जो 1 है जेड बराबर 1, देखिए ये इसके अंदर है या नहीं है, वक्र के अंदर है, वक्र के अंदर है और इस पर एनालिटिक नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। अब सीधा देखिए, चूंकि जेड बराबर 1 पर एनालिटिक नहीं तथा 1 इस वक्र के अंदर है, इसलिए कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला Fn। क्योंकि n क्यों लगाया, जनरल फॉर्मूला इसलिए लिखा कि पावर क्या है 3, तो Fn Z0 इक्वल टू ये होता है हमारा फॉर्मूला। जैसे ये होता है तो n बराबर हम क्या लेंगे, 3 है तो n प्लस 1 होता है ना यहाँ, तो 2, n बराबर 2 हो जाएगा, Z0 बराबर 1 हो जाएगा, एंड Fz इक्वल टू क्या होगा, Fz इक्वल टू जो टर्म हमारी क्या कर रही है, एनालिटिक होने से रोक रही है, उसको हटा देंगे, बाकी सब कुछ। तो बाकी सब कुछ तो क्या है, यहाँ e की पावर z ही है, तो Fz क्या हो गया, e की पावर z। इसलिए क्या होगा, हमारे फॉर्मूले में n बराबर 2 रख दिया हमने, Z0 बराबर 1 रख दिया, n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन Fz अपॉन z माइनस Z0 की जगह 1 की पावर 2 + 1 dz, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमें पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे वो है तो 2 पाई आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको बाद में काट दिया गया है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, f की पावर 2, f की पावर 2 का मतलब है कि इसका e की पावर z का 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, तो वो यहाँ है। देखिए Fz इक्वल टू e की पावर z, f डैश e की पावर z, f डबल डैश e की पावर z, और जैसे ही 1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ e हमारा आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पाई आयोटा, इसकी वैल्यू e, तो पाई आयोटा e हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखने वाली बात यही होती है कि जो Fz यहाँ पे चुना जाएगा वो इसमें से उस टर्म को हटाकर चुना जाएगा जो एनालिटिक होने से रोक रही है, जैसे कि हमने इसमें भी लिया था। इसमें Fz क्या दिया था, क्योंकि z बराबर 0 पर ये एनालिटिक नहीं है, -2 पर भी नहीं है, लेकिन -2 हमारे वक्र जो हमने लिया है उसके अंदर नहीं आ रहा, इसलिए हम पूरे को ही लेंगे, और z बराबर 0 हमें रोक रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी पूरा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रखने के लिए Fz हो जाएगा,
उसकी वैल्यू रख के हम आसानी से कर लेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको हमें अलग अलग भी लिखना होता है, क्योंकि इसमें देखिए 2 पॉइंट्स हैं, z बराबर 1 पे भी एनालिटिक नहीं है और z बराबर 2 पर भी एनालिटिक नहीं है, और दोनों ही पॉइंट इस कर्व के अंदर, देखो कर्व ये इंटीग्रेशन के नीचे भी लिख सकता है, जहां पर मैं c लिखता था वहां पर भी कर्व को लिख सकता है। और z mod z इज इक्वल टू 3 का कर्व कैसे बनेगा, z की 0 से दूरी 3 के बराबर है, मतलब ये 3 पर काटेगा, यहाँ तो 0 है ही, 1 2 और 3, -1 -2 और -3, ठीक है। तो यहाँ होके जाएगा, तो ये 1 एंड 2, 1 भी इसके अंदर है और 2 भी इसके अंदर है, दोनों पर एनालिटिक नहीं है, तो इसको हम क्या अलग अलग ओपन करके लिख देते हैं। 1/z-1 z-2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/z-2 - 1/z-1। जैसे ही कर दिया तो इन पर अलग अलग कर्व भी लगा दिया, इंटीग्रेशन भी लगा दिया। और देखिए f1z0 लिख दिया, अब इसको f1 नाम दे दिया, इसको f2 के लिए खोल दिया हमने, 1/2πi। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे क्योंकि z बराबर 2 पर क्या है, ये एनालिटिक नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टर्म पर फॉर्मूला लग गया, ये सेकंड टर्म पर फॉर्मूला लग गया। जैसे ये लगा तो अब देखिए, तो अब हमारे यहाँ fz क्या बनेगा, fz यहाँ पर क्या है 1/z-2, और z-2 तो इसे एनालिटिक होने से रोक रहा है, तो हमारा fz क्या हो जाएगा, केवल 1, इसलिए z0 बराबर 2 और fz बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म इसको एनालिटिक होने से रोक रही थी ना, इसको हटा देंगे, बाकी बचा क्या 1 बच गया ना, तो इसको क्या करेंगे, जो 1 है वही हमारा fz हो जाएगा। तो यहाँ z0 बराबर 1, यहाँ z0 बराबर 2, fz बराबर 1, fz बराबर 1। अब इनको क्या करेंगे, z0 की जगह रख देंगे, z0 की जगह 2 रखा, वैसे ही 1/2πi 1/z-2 dz, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, ये 2πi यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 2πi f2 बराबर 1 है तो 2πi, ये 2πi मिल गया, और यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा 2πi, दोनों से 2πi मिल गया। अब करना क्या है, अल्टीमेटली दोनों का इंटीग्रेशन निकाल के हमें माइनस करना था, तो 2πi इसका निकल गया, 2πi इसका निकल, दोनों का निकलने के बाद 0 आंसर हमारा आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्या था, थोड़ा एडवांस था कि इसमें 2 टर्म्स पर 2 बिंदुओं पर क्या है वो एनालिटिकल नहीं हो रहा है, तो इनको अलग अलग ओपन करके लिख देंगे और हमारे कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो और अब आगे देखते हैं, जैसे कि अब ये है कि i = 1/z-1 का स्क्वायर dz। तो देखिए ये z बराबर 1 पर क्या है, एनालिटिकल नहीं है, ठीक है, और z0 बराबर 1 आ जाएगा, n = 1 निकलेगा यहाँ से, क्योंकि पावर क्या है 2, उसको n+1 की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो 1+1 लिखेंगे तो n = 1, और fz बराबर 1 निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये टर्म इसको एनालिटिक होने से रोक रही है, तो fz बराबर 1 निकलेगा, और 1 c के अंदर है, तो इसलिए क्या करेंगे हम 1 z0 1 फैक्टोरियल अपॉन 2πi 1/z-1 1+1 dz। तो fz क्या आएगा यहाँ से, केवल यही आएगा ना 1, तो इसका f' निकालेंगे, क्योंकि 1 लिखना है ना, तो f' क्या हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 पर भी वैल्यू 0 ही देगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन कंप्लीट लिखेंगे तो वहाँ क्या आएगा 0 × 2πi, तो वो भी हमारा 0 आंसर दे देगा। अब ये छोटा सा है कि ये क्या होती है, हमारी आर्क लेंथ ऑफ पूरे वक्र की आर्क लेंथ ये होती है। अब देखिए इस तरह जब ये हमारे फॉर्मूले, जब कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला था वो हमारा यूज हो रहा था कि हम कब कोई ऐसा पॉइंट हमें वक्र के अंदर मिल रहा था तब, और अब कॉसी इंटीग्रल थ्योरम कब काम आएगी, जब हमें ऐसा कोई भी पॉइंट ना मिले कि हमारा fz क्या हो जाए, एनालिटिकल ना हो, तब हम सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 बोल देंगे, सीधी सर बात ये है। अब देखिए, अब इसको अल्टीमेटली पूरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को देखा जाए तो केवल इन 2 बातों पर ये निर्भर कर रहा है कि यदि वक्र में हमें कोई ऐसा बिंदु मिल रहा है कि जिस पर हमारा fz विश्लेषिक नहीं, तब हम लगाएंगे कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यदि हमें कोई ऐसा बिंदु नहीं मिल रहा, जब दिए गए वक्र पर या अंदर ऐसा कोई बिंदु उपस्थित ना हो जहां fz विश्लेषिक नहीं, तब कॉसी इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे और सीधा बोल देंगे कि इसका इंटीग्रेशन बराबर 0 होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो वही यहाँ पे कौन सी इंटीग्रल थ्योरम कह रखी है और लिख भी रखी है कि देखिए, यदि fz सिंपल कनेक्टेड डोमेन D में एनालिटिक है तथा इसका अवकलज या डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, साथ ही वक्र C D में क्लोज्ड संवृत है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा,
ठीक है, देखो कॉसी ने तो क्या कहा कि इसमें ये एक दो कंडीशन एक्स्ट्रा बता दी, लेकिन आगे चलकर हमारे कौन आए, कॉशी गुरशाट थ्योरम दी गई, जिसमें सीधा कह दिया गया है कि यदि एफ जेड डोमेन डी में विश्लेषिक है तथा सी डी में एक क्लोज कर्व है तब दिस, सीधा जीरो लिखना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम जो है उसकी और कंडीशंस को केवल लिखने के काम में लेते हैं, जबकि क्वेश्चन करते टाइम हम ये नहीं देखते। ठीक है, अब देखिए मतलब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला की तरह यदि वक्र के अंदर यदि ऐसा कोई बिंदु उपस्थित नहीं जहां एफ जेड विश्लेषिक ना हो या विचित्र बिंदु उपस्थित ना हो, तो हम सीधा कह देते हैं कि ये इसका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा। अब जैसे देखिए कि हमारा है कि जेड स्क्वायर प्लस 5 डी जेड बराबर कि मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और कर्व क्या दे रखा है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मतलब जेड की जीरो से दूरी 1 के बराबर है। तो हम देखेंगे कि जेड स्क्वायर प्लस 5 इज एनालिटिकल ऑन दिस, इस पर एनालिटिकल है, एंड इन मतलब इसके ऊपर भी एनालिटिकल है और इसके अंदर भी एनालिटिकल है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जहां पर ये विश्लेषिक नहीं है, तो हम सीधा कह देंगे कि इसका इंटीग्रेशन जीरो है। ठीक है, और जैसे भले ही हमें ये दे रखा है कि जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 5 डी जेड, लेकिन वक्र हमें दे दिया जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब ये दे दिया तो भी इसकी वैल्यू हम जीरो ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें देखो दिख रहा है कि ये 5 पर एनालिटिकल नहीं है, लेकिन जो कर्व दिया गया है उसमें ये हमारा जो पॉइंट 5 है, जो 5 है जो इस कर्व के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इस कर्व पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को कर्व के ऊपर या कर्व के अंदर होना चाहिए था, जबकि ये कर्व के अंदर नहीं है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा। क्योंकि कर्व पे कंडीशन हम पहले देखते हैं कि वो पॉइंट कर्व के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब कर्व के अंदर इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिस पर ये एनालिटिकल नहीं है, तो हम सीधा कह देंगे कि इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा। कौन सी थ्योरम से, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि साइन जेड अपॉन जेड डी जेड का हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और कर्व दिया गया है मॉड जेड इज इक्वल टू 1, मतलब जेड की जीरो से दूरी 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 0 पॉइंट और यहाँ हो गया 1 पॉइंट। ठीक है, 1 एंड -1 0। तो अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या है, जेड बराबर 0 पर एनालिटिकल नहीं है, मतलब विश्लेषिक नहीं है, और जेड बराबर जो 0 है इस कर्व के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएंगे, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा पॉइंट मिल पा रहा है। जैसे ही मिल पा रहा है तो हमें क्या करेंगे, अब यहां पर देखो हमें ये हमारा एनालिटिकल होने से रोक रहा है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, साइन जेड। ठीक है, और जेड जीरो बराबर 0, तो देखिए सी आई कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला से एफ जेड इज इक्वल टू दिस साइन जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, क्योंकि 1/2 पाई आयोटा होगा वो यहाँ चला जाए, 2 पाई आयोटा एफ जीरो क्या है, साइन जेड, साइन 0 बराबर 0, 2 पाई आयोटा बराबर 0। तो 0 तो आंसर इससे भी आ सकता है, लेकिन वो कैलकुलेशन करके आएगा, ना कि हम सीधा 0 इसको बोलेंगे। अब जैसे ये है कि कि 2z प्लस 3 dz इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और z बराबर 4 दे दिया, तो ये इस जो ये दिया गया है कर्व, इसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये क्या नहीं है, एनालिटिकल नहीं है, मतलब विश्लेषिक नहीं है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा सीधा हम 0 कह देंगे इससे। ठीक है, और क्या लगाएंगे इस पर, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल दिया गया है e की पावर 3z अपॉन z माइनस पाई आयोटा। ठीक है, तो अब हमें ये कहाँ एनालिटिकल नहीं है, कोई पॉइंट मिल पा रहा है क्या, ये पाई आयोटा पर एनालिटिकल नहीं है। जैसे ही पाई आयोटा पर एनालिटिकल नहीं है तो हम देखेंगे कि पाई आयोटा क्या इस कर्व के अंदर आ रहा है या नहीं। पहले तो इस कर्व को हम बनाएंगे, जैसे ही हम बनाएंगे तो मान लीजिए ऐसा हमने बनाया, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 समथिंग कुछ होती है, जो 4 से छोटी होती है, हमें इतना पता है कि वो 4 से छोटी होती है, और जेड की 1 से दूरी क्या है, 5 के बराबर है, तो हमारा सेंटर कहाँ आएगा, 1 पे, 5 से क्या है, 5 के बराबर है, तो ये जेड की 1 से दूरी 5 के बराबर है, तो ये कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 पे जाएगा, यहाँ बनेगा ये। ठीक है, ये ऐसे बनेगा 6 पे यहाँ। ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ये नहीं बनेगा, इसको कट कर देना, ये 6 पे बनेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ जाएगा, तो ये और
3.14 आयोटा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जो इस कर्व के अंदर आएगा। बस हम इतना सा हमें पता करना है कि ये इस कर्व के अंदर आएगा या नहीं। जैसे ही अंदर आ गया तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर ये पॉइंट बाहर होता तो हम कॉस इंटीग्रल थ्योरम लगाते और सीधा जीरो बोल देते इसको। ठीक है, अब हम लगाएंगे कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला। बिंदु पाई आयोटा इसके अंदर है जहां एफ जेड एनालिटिकल नहीं है, क्योंकि ये क्या इसके बराबर होता है 0.0314 जो इसके अंदर है। इसलिए जो e की पावर 3z जेड माइनस पाई आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो एफ जेड हो गया और 2 पाई आयोटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब जेड की जगह हम क्या रखेंगे, पाई आयोटा, सीधा e की पावर 3 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए e की पावर 3 पाई आयोटा को हमने खोल दिया, इस तरह खोल सकते हैं ना, इसको आराम से खोल सकते हैं। कोस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, जैसे इसकी वैल्यू क्या होती है -1, 2 पाई आयोटा -1, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो हमारी -2 पाई आयोटा आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने अब क्या क्या देख लिया, कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला भी देख लिया, कॉस इंटीग्रल थ्योरम भी देख ली, और अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या था, बस ये हुआ था कि कोई हमें पॉइंट मिल रहा था तो हमने कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाया, और कोई हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था तो हम इंटीग्रेशन सीधा जीरो बोल पा रहे थे। बस इसमें जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो एफ जेड, यहाँ पे एफ जेड कौन सा लेते हैं, इस वैल्यू को हटाकर जो बचता है उसको एफ जेड हम लेते हैं, उसमें 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करके आंसर हम लिख देते हैं। अब देखिए ये है कॉशी गुरशाट थ्योरम। तो कॉशी ने तो क्या कहा था, कॉशी ने कहा था कि ये क्या होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए और उसके अवकलज पर कोई अवकलज कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब गुरशाट आए और उन्होंने एक थ्योरम दी जिसे कॉशी गुरशाट थ्योरम कही गई, उसमें सीधा कह दिया कि यदि एफ जेड डोमेन डी में विश्लेषिक है तथा सी डी के अंदर एक क्लोज कर्व है तो सीधा आंसर जीरो आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर डी के पूरे एनालिटिक कोई भी सी के अंदर ऐसा पॉइंट नहीं जिस पर एनालिटिक नहीं तो सीधा इंटीग्रेशन जीरो। अब इसको कोरोलरी है इसकी ऊपर में मान लीजिए, यदि एफ जेड डी में से एक पॉइंट को हटा दें में एनालिटिकल तथा बिंदु ए पर कॉन्टिन्यूअस, तब क्लोज्ड कर्व सी के अंदर इंटीग्रेशन जीरो होगा। क्योंकि देखिए जब वो पॉइंट हटा दिया गया है, किसमें से, उस कर्व में से वो पॉइंट हटा ही दिया गया है कि ये पॉइंट पर हम एफ जेड को जो है डिटरमाइन ही नहीं करेंगे, मतलब वो पॉइंट हमारे डोमेन में है ही नहीं और उस पर वो एनालिटिकल नहीं है, तो भी हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि एफ जेड एक एनालिटिकल फंक्शन है और कैसा है, नॉन कांस्टेंट, तब क्या संभव है इनमें से। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, एनालिटिकल फंक्शन जो होता है, जो एफ जेड एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिकल फंक्शन पूरे एंटायर में, मतलब एंटायर फंक्शन में, वो एंटायर सी में एनालिटिकल है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम एक पॉइंट को छोड़ेगा। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, तो ये है, तो देखिए ये x बराबर वाई मान लेंगे इसको, मतलब यू एक्स बराबर यू वाई की तरह अगर इसको हम ट्रीट करें, यू प्लस आयोटा वी की, यू बराबर वी तो एक लाइन होती है ना हमारे रियल की तरह, जैसे वो लाइन हो जाएगी तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके छूट गए, तो ये क्या होगा, ये एनालिटिकल नहीं होगा। अब एफ जेड का जो मोड लेंगे वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब एफ जेड का मोड अगर ले रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब इससे छोटा इस साइड है, तो भी इसमें बहुत सारे पॉइंट छूट गए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिव वाली टर्म्स ही आएंगी तो भी अनंत पद छूट गए, मान लीजिए कि पॉजिटिव वाले सारे छूट गए और जीरो भी छूट गया। अब लेकिन इसमें कह दिया कि एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ही एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो इन्होंने बोला तो हमें पता है कि केवल एक पॉइंट इसमें छूट रहा है, एनालिटिकल फंक्शन का केवल कंप्लीट सी का क्या छूट रहा है, केवल एक पॉइंट छूट रहा है। तो और हमारी पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम में क्या कहती है कि मैक्सिमम एक पॉइंट छोड़ सकता है, तो वो केवल एक पॉइंट छोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल जीरो ही छूटा है, पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम सेटिस्फाइड, और ये क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पर डिपेंडेंट, जो इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट एक और कॉन्सेप्ट होता है वो है वाइंडिंग नंबर या इंडेक्स ऑफ कर्व। माना गामा कोई वक्र है और क्लोज्ड वक्र है तथा ए वक्र के में कोई ऐसा बिंदु है, तब बिंदु ए के सापेक्ष जो कर्व है के रिवॉल्यूशन, मतलब उसके चक्रों की संख्या वक्र का इंडेक्स या वाइंडिंग नंबर होता है। इसे नीटा ऑफ गामा ए या डब्ल्यू ऑफ वाइंडिंग मतलब गामा ए से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है सीधा सीधा
तो इसमें भी क्या हमें फाइंड करना होता है, इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है। और इंटीग्रेशन फाइंड इसलिए करना, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड इसको, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड इसलिए करना है क्योंकि जो ए बिंदु पर क्या है, ये एनालिटिकल नहीं है और ए उसके अंदर इन्होंने दे रखा है, इसलिए हम इसको फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिए कर्व z-1 का मोड इज इक्वल टू 1 क्लॉकवाइज, देन बाइंडिंग नंबर क्या होगा इसका, ठीक है, किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि देखिए नीटा गामा 1 क्योंकि 1 इसके अंदर है एंड क्या है, इसके अंदर है या इसके ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे पहले तो नॉट एनालिटिकल। अब फॉर्मूले में जैसे इसको करते हैं तो अब हमें क्या चाहिए, केवल ये चाहिए, और 1/2πr कांस्टेंट है तो इसको तो ऐसे कैसे हम लिख देंगे। अब ये वैल्यू हमें चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या होता है, f(z0) इज इक्वल टू 1/2πr होता है ना, इंटीग्रेशन f(z/z-z0). तो z-z0 क्या है, z-1, fz, तो हमें fz क्या मिलेगा, ये क्या बना रहा है, एनालिटिकल होने से रोक रहा है, तो fz क्या हो गया 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 और ये 2πr यहाँ मल्टीप्लाई आके हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आ गई। जैसे ही हम यहाँ रखेंगे कि इज इक्वल टू 1/2πi मल्टीप्लाइड विद 2πi, इससे ये कट के हमें क्या मिल जाएगा, वाइंडिंग नंबर 1 मिल जाएगा। अब क्या है कि ये साथ में कंडीशन दे रखी है कि क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज है तो बस, क्लॉकवाइज है तो -1 लगा देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो जो साइन है वो का वो हम रहने देंगे। सॉरी दिखा नहीं आपको, तो ठीक है कि देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें क्या निकला 2πi, तो इससे ये कट गया तो 1 में निकला। जैसे ही ये 1 निकला तो क्या है, क्लॉकवाइज हमें दिया गया है, ये क्लॉकवाइज है तो हम -1 इसको लगा देंगे, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दे रखा होता तो जो साइन आ रखा है हम वही छोड़ दें, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे एक वक्र दे रखा है, क्लोज्ड कर्व दे रखा है, उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है और एक उसके बाहर एक पॉइंट दे रखा है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, वाइंडिंग नंबर जो निकलेगा। और देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है और एक ही चक्कर ये काट रहा है, तो इसका जो वाइंडिंग नंबर हो गया 1 हो गया, और एक एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए +1 हो गया। और अब किसके सापेक्ष है, अल्फा के सापेक्ष। अब बीटा के सापेक्ष मान लीजिए इसका वाइंडिंग नंबर क्या होगा, क्योंकि बीटा इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए इसका जो वाइंडिंग नंबर निकलेगा वो 0 निकलेगा। अगर मान लीजिए आप फॉर्मूले के द्वारा इसका निकालना भी चाहेंगे, एक मिनट, इसका फॉर्मूले के द्वारा इससे निकालना भी चाहेंगे तो जो बीटा आएगा उस पर ये क्या एनालिटिकल है, क्योंकि बीटा कर्व के बाहर है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। जैसे ही 0 मिलेगी तो वो ही हम कहना चाह रहे हैं कि इसका जो मतलब जो वाइंडिंग नंबर आएगा वो 0 ही आएगा। अब हमारे पास सेकंड डायग्राम है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक तो अल्फा है और एक बीटा है, और दोनों ही कर्व के अंदर है। तो इसलिए अब जिसके जितने राउंड हो रहे होंगे, जिस पॉइंट के कर्व जितने राउंड कर रहा होगा उतना ही उसका वाइंडिंग नंबर या इंडेक्स कहलाएगा। अब नीटा गामा अल्फा के सापेक्ष कितने राउंड कर रहा है, ये एक राउंड तो ये कर रहा है, और सेकंड राउंड ये, ऐसे मानेंगे इसको कि यहाँ से और यहाँ पर सेकंड राउंड हो गया तो 2 आएंगे, और ये क्या आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब बीटा के सापेक्ष क्या, बीटा के सापेक्ष तो केवल एक ही राउंड हो रहा है तो इसका +1 आएगा। थर्ड में देखेंगे कि एक तो अंदर है अल्फा और एक है बाहर बीटा। अब अल्फा में देखिए एक ही राउंड हो रहा है लेकिन क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम -1 लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे। और जो बीटा है, बीटा कर्व के बाहर है तो इसका वाइंडिंग नंबर 0 आएगा। तो इस तरीके से जो वाइंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्लियर होता है। अब देखिए एक एग्जांपल और दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, कर्व दे रखा है मोड z इज इक्वल टू 1, और अंदर का फंक्शन जो दे रखा है ये है। अब इससे हम सीधा सीधा नहीं बता पा रहे हैं कि ये किसी भी पॉइंट ऐसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जिस पर एनालिटिकल है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम मोड के स्क्वायर को खोलना जानते हैं कि मोड का स्क्वायर कैसे खोलते हैं, z इंटू जेड बार, जहाँ जेड बार क्या होता है 1/z। तो हम सीधा सीधा इसको खोलेंगे तो सीधा ये लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया। जैसे ही बार लगाया तो इसका बार लगा दिया, बार को जैसे 1/z स्क्वायर, इसका जो एलसीएम लेकर जो भी हमने कैलकुलेशन की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। जैसे ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं तो हम क्या कर पा रहे हैं, fz/z
जेड माइनस जीरो का 1+1। अब जो है ये क्या जीरो पर क्या है, एनालिटिकल नहीं है, हमें मिल पा रही है, और जीरो इसके अंदर है 1 0 -1 0 0 1 एंड 0 माइनस, ये यहाँ है और ये 0 0, तो ये 0 इस कर्व के अंदर है ना, है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो देखिए अब ये ऐसे लिख चुके हैं हम, तो यहाँ से एफ जेड क्या निकलेगा, हमारा एफ जेड निकलेगा 1+z+z² का होल स्क्वायर। ये हमारा एफ जेड यहाँ से निकल गया, जेड जीरो निकल गया 0, और एन क्या हो गया 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 1+1 लिखेंगे तो एन बराबर 1 आ गया। तो हम एफ जेड क्या निकालेंगे, 1+z+z² का, ये एफ जेड आ गया। इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, 2 बार करेंगे तो 2 आएगा, और जैसे ही इसमें जेड की जगह 0 रखेंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा, क्योंकि जेड की कोई टर्म इसमें है ही नहीं। जैसे ये 2 आया तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू तो आ गई 2। अब इसको केवल इसके इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, केवल जो ये इंटीग्रेशन है इसको कैसे लिखेंगे, ये तो है ही बराबर 1/2 पाई आयोटा, क्योंकि एफ जेड में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई आयोटा भी तो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला में इस तरफ क्या आता है, 1/2 पाई आयोटा, तब ये इंटीग्रेशन आता है। अब केवल ये इंटीग्रेशन रखना है तो 2 पाई आयोटा को एफ जेड के मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा, और एफ जेड हमने क्या निकाला है, ये F10 ये निकाला। जैसे इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कट के हमारा 2 आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ से नहीं आएगा, आंसर यहाँ आएगा, आएगा 2 ही, लेकिन इसको हम वैल्यूज रख के यहाँ पे तब करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन, या सरल संबद्ध प्रांत किसे कहते हैं, कि प्रांत डी को सिंपली कनेक्टेड कहेंगे यदि प्रत्येक संवर्त कंटूर डोमेन के बिंदु रखता है, अथवा उसे मल्टी कनेक्टेड कहेंगे। फिर इसके बाद एक डेफिनेशन आती है रेक्टिफाइबल कर्व या चाप कलनीय वक्र, मतलब जिसके चाप की लेंथ की गणना की जा सके। यदि कर्व की लेंथ फाइनाइट हो तो कर्व रेक्टिफाइबल, मतलब लेंथ मापी जा सके तो उसे क्या कहेंगे, रेक्टिफाइबल कर्व कहते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी लिवेल थ्योरम। लिवेल थ्योरम क्या कहती है कि एक परिबद्ध सर्वत्र विश्लेषिक फलन अचर होता है, कि मतलब एन एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। और ये क्यों होता है, इसको हम इजीली बिना किसी प्रूफ के केवल इतनी थ्योरी से देख सकते हैं। मतलब एंटायर फंक्शन है तो उसका जो रेंज होगी वो क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट सी हो सकता है, या कंप्लीट सी में से कोई एक वैल्यू को छोड़ दें तो ठीक है। अगर उसकी रेंज कंप्लीट सी है तो क्या वो बाउंडेड है, नहीं, बिल्कुल बाउंडेड नहीं है। और यदि उसकी वैल्यू मतलब उसकी रेंज सी में से कोई एक पॉइंट हटा दें तो क्या वो रेंज हमारी बाउंडेड आएगी, क्या नहीं, वो भी बाउंडेड नहीं आएगी। तो इसलिए तो बाउंडेड के लिए ये 2 कंडीशंस तो है नहीं। तो और एनालिटिकल फंक्शन की तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि वो अचर हो, ठीक है। जैसे ये अचर हो जाएगा तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा। तो इसलिए बाउंडेड सर्वत्र विश्लेषित फलन क्या होता है, अचर होता है, तो इसलिए ये अचर फलन होता है। ये एंटायर फंक्शन की रेंज हो सकती है, जैसे ये तीनों में से 2 नहीं हो सकती, ये हो सकती है, और ये क्या है, एक अचर फलन कहलाता है, बस कि एक परिबद्ध सर्वत्र विश्लेषित फलन अचर होता है। अब देखिए इसके साथ ही कंडीशंस हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक एंटायर फंक्शन है और नॉन कांस्टेंट है, ठीक है। एंटायर फंक्शन बोल दिया और नॉन कांस्टेंट बोल दिया तो वो क्या, अनबाउंडेड होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बाउंडेड होना चाहिए था लिवेल थ्योरम के अनुसार, ठीक है। और बाउंडेड प्लस नॉन कांस्टेंट, मतलब बाउंडेड हो गया और नॉन कांस्टेंट है तो वो नॉट एंटायर होगा, क्योंकि इस कंडीशन को ये फेल कर देगा। क्योंकि मान लीजिए कि इससे तो ये बाउंडेड हो गया, और अगर ये नॉन कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एंटायर है। और क्या है कि उस फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जैसे होता है ना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सी के बराबर हो तो एफ जेड कॉन्स्टेंट होता है। अब देखिए कि आगे आता है कि एफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तथा ई एफ जेड की रेंज है। तो अब हमें इनमें से क्या बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए पहले तो एफ नॉन कांस्टेंट है और एंटायर फंक्शन है, ठीक है। जैसे ही नॉन कांस्टेंट उन्होंने कह दिया और एंटायर फंक्शन कह दिया तो हमारे पास 2 ही कंडीशंस बची हैं। तो जो हमारी रेंज बचेगी वो अनबाउंडेड बचनी चाहिए, मतलब वो ओपन बचनी चाहिए,
कि उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। और जो ऐसे ये सेट होते हैं ये उनको ओपन सेट भी कहते हैं। तो देखिए, चूंकि एफ नॉन कांस्टेंट एंड एंटायर फंक्शन, सो रेंज हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, एक तो सी हो सकती है मतलब कंप्लीट सी, क्योंकि एंटायर फंक्शन की ये होती है, और या सी माइनस ए हो सकती है। और नॉन कांस्टेंट बोल दिया तो ये वाली रेंज इसकी हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन कांस्टेंट ये के किसकी होती है, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज होती है ये, तो ये नॉन कांस्टेंट बोल दिया तो ये इसकी हो ही नहीं सकती। और ये दोनों पे कंडीशन हम देखेंगे, ई विवृत है, तो देखिए ई इन दोनों में से कोई एक होगा तो ये विवृत होगा ही होगा। ई इंटरसेक्शन दिस रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त नहीं था, ये अरिक्त है, ठीक है, कि ई इंटरसेक्शन जो भी दिया गया है अरिक्त समुच्चय है, बिल्कुल अरिक्त ही होगा, क्योंकि इसमें तो अब एंटायर फंक्शन है तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट छोड़ सकता है, जैसे ही वो एक पॉइंट छोड़ेगा तो इसमें अनंत पॉइंट है, तो इसके इंटरसेक्शन में काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखिए ई इंटरसेक्शन आर रिक्त है, नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन करेंगे तो बहुत से पॉइंट, इसका और इसका इंटरसेक्शन आर सी और आर का इंटरसेक्शन हम करेंगे, या सी माइनस ए और आर का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो रिक्त सेट नहीं आएगा या फाई नहीं आएगा। अब ई परिबद्ध है, अब परिबद्ध तो कब होता है, जब वो कांस्टेंट फंक्शन हो, इसलिए ये परिबद्ध भी नहीं है, तो ये दो रॉन्ग हो जाएंगे और ये दो सही हो जाएंगे। बाकी इनका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ दे रखा है, ई बराबर सी और ये होगा। तो अब हमारे पास आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि ये क्या कहती है कि माना पी जेड क्या है, एक से ज़्यादा ऑर्डर का या डिग्री का क्या है, एक पॉलिनोमियल है जेड में, तो डिग्री एक या अधिक का बहुपद है, तब समीकरण जो पी जेड बराबर 0 है कम से कम एक मूल रखता है। और हम जानते हैं कि यदि कोई बहुपद एन ऑर्डर का है या एन डिग्री का है तो उसके एन मूल होते हैं। तो बस इसका फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि इसका कम से कम एक मूल होगा। इफ पी जेड इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मोर देन 1 देन पी जेड इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट। और हम जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल पी जेड ऑफ डिग्री n विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स। अब टेलर थ्योरम होती है, केवल हम थ्योरम का डेफिनेशन इसकी देखेंगे कि यदि एक फलन एफ जेड वक्र सी में विश्लेषिक है जिसका केंद्र z0 तथा त्रिज्या r है, तब प्रत्येक z सी में एफ जेड इज इक्वल टू दिस वन, एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नॉट, ऐसे ही आगे टर्म्स बढ़ती जाती हैं। अब मान लीजिए कि ये जो टर्म आ रही है एफ एन एफ 1 2 ऐसे चलते एन तक जाएगी ना, एफ एन जेड 0 अपॉन यहाँ 2 फैक्टोरियल है, आगे 3 फैक्टोरियल आएगा तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू ए एन, इसको नाम दे दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को a0 जेड माइनस जेड 0 a1 जेड माइनस जेड 0 का स्क्वायर a2, वैसे ही आगे 3 4 5 6 तक a1 a2 a3 a4 चलता जाएगा। या एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड 0 की पावर एन, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। वैसे ही ल्यूरेंट सीरीज है, यदि एक फलन एफ जेड वक्र C1 तथा C2 द्वारा निर्मित एनुलस जिसका केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R1 व R2 हो में विश्लेषिक हो, तब एफ जेड को हम ऐसे लिखते हैं एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड 0 की पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन 1 अपॉन जेड माइनस जेड 0 की पावर एन। और ये फॉर्मूला हमारा आएगा हम जब रेजिड्यू फाइंड करेंगे ना किसी भी फंक्शन का, तब हम जाकर ये ल्यूरेंट थ्योरम ही हमारे, ल्यूरेंट एक्सपांसन ही हमारे काम आने वाला है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगली थ्योरम है मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम, कि देखिए कि यदि फलन किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिकल है, तब एफ जेड अपने मैक्सिमा और मिनिमा या ऑप्टिमम वैल्यू बोलते हैं उसे, को बाउंड्री पॉइंट पर ही ग्रहण करता है। और यदि फलन बाउंड्री के अंदर ऑप्टिमम वैल्यू ग्रहण कर रहा है तो वह फलन क्या होगा, अचर फलन होता है। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं कि मोरेरा थ्योरम। यदि एक फलन एफ जेड सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तथा प्रत्येक संवर्त कंटूर सी के लिए इसका इक्वल टू 0 आता है, तब एफ जेड एनालिटिकल या विश्लेषिक होगा। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम का उल्टा है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, यदि फलन किसी संवर्त कंटूर या संवर्त वक्र में क्या है, एनालिटिकल है, मतलब पूरे में उसके अंदर भी एनालिटिकल है, तो उसका वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर होगी।
जबकि ये क्या बोल रहा है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है तथा प्रत्येक समवर्ग कंटूर सी के लिए इसकी वैल्यू 0 है, तब फलन एनालिटिकल होगा। ठीक है, अब देखिए पिकार्ड्स ग्रेट थ्योरम, पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम हमने पढ़ी थी, जिसमें क्या बोलता है, केवल एक पॉइंट को वो मैक्सिमम छोड़ सकता है। प्रत्येक नॉन कांस्टेंट मैरोमॉर्फिक फंक्शन ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज को छोड़ सकता है। बस पिकार्ड ग्रेट और लिटिल में यही अंतर है, लिटिल एक पॉइंट छोड़ने के लिए बोलती है, ग्रेट 2 पॉइंट्स छोड़ने के लिए बोलता है मैक्सिमम। ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की इमेज या रेंज ओपन होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी रेंज क्या होती है, या तो सी होगी या एक लिटिल थ्योरम से केवल एक पॉइंट छोड़ेगी, तो ये भी ओपन होगा और ये भी ओपन ही होगा। आगे आती है रोसीज थ्योरम। रोसी थ्योरम क्या कहती है कि यदि एफ जेड जी जेड सिंपली कनेक्टेड कर्व में एनालिटिकल हैं तथा इस तरह के कि एफ जेड का मॉड्यूलस ग्रेटर देन जी जेड के मॉड्यूलस से, तब एफ जेड तथा एफ जेड प्लस जी जेड प्रांत में समान संख्या में जीरोज रखते हैं, मतलब शून्यक रखते हैं। इसको आप याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें सभी पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। ये थ्योरम्स नेमिंग थ्योरम है, तो बाय नेमिंग इनसे थ्योरम्स से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। बाकी मेनली पोर्शन ये है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉन्सी इंटीग्रल थ्योरम। थ्योरम वैल्यू देती है 0 और ये इसको यूज करना आपको आना चाहिए, जो मैंने सिखा दिया है। तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।